हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का पार्ट 2 जो कि है बीए सेमेस्टर 6 के लिए ये क्लास। और ये पर्सन है अतिल लघुत्रात्मक के। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी एकांकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। उन्होंने वैदिक हिंसा, हिंसा ने भवती और अंधेर नगरी जैसे प्रहसनों के माध्यम से एकांकी की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी विकास में क्या योगदान है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जनक भी कहा जाता है। उनके बादल की मृत्यु 1930 एकांकी ने शिल्प और तकनीक की दृष्टि से नई दिशा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी एकांकी के विकास को किन प्रमुख युगों में बांटा गया है? तो इसे प्रमुख 4 युगों में बांटा गया है। पहला भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर आधुनिक युग। प्रत्येक युग ने एकांकी को नया स्वरूप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की एकांकियों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इस युग की एकांकियां समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना और हास्य व्यंग्य पर आधारित थी। लेखकों ने लोक नाट्य शैलियों का प्रयोग कर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद युग में एकांकी स्वरूप में क्या परिवर्तन आए? तो जयशंकर प्रसाद के एक गुण 1929 ने एकांकी को साहित्यिक गरिमा और मनोवैज्ञानिक गहराई प्रदान की थी। इसमें संस्कृत नाटक और परंपरा और पाश्चात्य तकनीकी का समन्वय देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य एकांकी कला का हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी एकांकी में संकलन, त्रय, समय, स्थान और कार्य की एकता तथा यथार्थवादी चित्रण को महत्व दिया जाने लगा, जिससे नाटक संक्षेपित और प्रभावशाली बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलन त्रय से आप क्या समझते हैं? तो एकांकी के शिल्प में समय, स्थान और कार्य की एकता को संकलन त्रय कहते हैं। यह एकांकी की प्रभाव उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनिवार्य माना जाता है ताकि कथा बिखरे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसादोत्तर युग स्वतंत्रता पूर्व के प्रमुख एकांकीकारी कौन है? तो इस काल में उपेंद्र नाथ अशोक, सेठ गोविंददास, भुवनेश्वर प्रसाद और डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रमुख थे। इन्होंने सामाजिक विसंगतियों एवं मध्यम वर्ग के द्वंद्व को अपनी रचनाओं का विषय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी कारवां का क्या महत्व है? तो कारवां 1935 ने हिंदी एकांकी में यथार्थवाद और बौद्धिकता का समावेश किया। इसमें परंपरा आदर्शों को छोड़कर आधुनिक जीवन की जटिलताओं को बेबाकी से पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपेंद्र नाथ अशोक की एकांकियों की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो अशोक जी ने मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों की कुंठाओं, कृत्रिमताओं और घरेलू समस्याओं को चित्रित किया। उनकी तौलिया और अधिकार का रक्षक प्रसिद्ध एकांकियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद समकालीन एकांकी में क्या बदलाव आया? तो स्वतंत्रता के बाद एकांकी में रेडियो रूपक, मनोवैज्ञानिक चित्रण और विसंगति नाटकों का चलन बढ़ा। मोहन राकेश और विष्णु प्रभाकर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एकांकी क्या है और इसका विकास कैसे हुआ? तो रेडियो के आविष्कार के साथ ध्वनि नाटक के रूप में विकास हुआ। इसमें केवल संवादों और पाश्चर्य संगीत के माध्यम से दृश्य की कल्पना की जाती है, जो अत्यंत लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी साहित्य में क्या स्थान है? तो माथुर जी ने भोर का तारा और ओ मेरे सपने जैसे संग्रहों के माध्यम से एकांकी को रंगमंच और शिल्पगत उत्कृष्टता प्रदान की। उनके पात्र जीवंत और ऐतिहासिक गरिमा से युक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्त्री विमर्श और दलित विमर्श का एकांकी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो समकालीन दौर में महिला और दलित लेखकों ने अपनी समस्याओं और अस्तित्व की लड़ाई को एकांकी का विषय बनाया, जिससे एकांकी साहित्य अधिक समावेशी और यथार्थवाद बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के समय में एकांकी की प्रासंगिकता क्या है? तो वर्तमान की भागदौड़ भरी जिंदगी में कम समय में गहरा प्रभाव छोड़ने के कारण एकांकी आज भी प्रासंगिक है। नुक्कड़ नाटकों और लघु फिल्मों के रूप में इसका विकास जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी के प्रमुख तत्व कौन कौन से माने जाते हैं? तो एकांकी के मुख्य तत्व हैं कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, कथोपकथन, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और संकलन त्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी में कथा वस्तु का क्या महत्व है? तो एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त, सुगठित और एक ही घटना पर आधारित होती है। इसमें विस्तार के लिए स्थान नहीं होता है, बल्कि आदि से अंत तक कौतूहल बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। कम पात्र होने से कथानक में बिखराव नहीं आता और मुख्य संवेदनाओं को गहराई से उभारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद एकांकी को कैसे प्रभावी बनाते हैं? तो एकांकी के संवाद छोटे, चुस्त और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। संवाद ही पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं और कथा को गति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी में द्वंद्व का क्या स्थान है? तो द्वंद्व एकांकी का प्राण है। पात्रों के भीतर का मानसिक द्वंद्व या बाहरी परिस्थितियों का टकराव ही नाटक में रोचकता और तीव्रता पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी में संकलन त्रय की क्या भूमिका है? तो संकलन त्रय समय, स्थान और कार्य की एकता एकांकी को प्रभावान्वित प्रदान करता है। यह पाठक या दर्शक को एक ही प्रभाव से बांधे रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय के आधार पर एकांकी के कुछ प्रमुख प्रकार बताइए। तो विषय के आधार पर एकांकी के कई प्रकार है, जैसे सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और व्यंग्यात्मक एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एकांकी की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो सामाजिक एकांकी में समाज की कुरीतियां, विसंगतियों और मध्यम वर्गीय जीवन की समस्याओं को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक एकांकी किसे कहते हैं? तो जिस एकांकी की कथा वस्तु इतिहास की किसी प्रसिद्ध घटना या पात्र पर आधारित होती है, उसे ऐतिहासिक एकांकी कहते हैं, जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहसन किस प्रकार की एकांकी है? तो प्रहसन वह एकांकी है जिसका मुख्य उद्देश्य हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज की मूर्खताओं या दोषों पर प्रहार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एकांकी और मंच एकांकी में क्या अंतर है? तो मंच एकांकी दृश्य प्रदान होती है, जबकि रेडियो एकांकी श्रव्य ध्वनि प्रदान करती है। रेडियो एकांकी में सारा प्रभाव संवादों और पार्श्व संगीत पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोड्रामा एक पात्रीय एकांकी क्या है? जब पूरी एकांकी में केवल एक ही पात्र मंच पर होता है और वे स्वगत कथन या अभिनय के जरिए कथा करता है, जो उसे मोनोड्रामा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी में चरित्र चित्रण कैसे किया जाता है? एकांकी में समय कम होने के कारण पात्रों का चरित्र चित्रण विवरणों के बजाय उनके कार्यों और संवादों के माध्यम से बहुत तेजी से और स्पष्ट रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सर्ड एकांकी विसंगति नाटक क्या है? तो यह आधुनिक प्रकार है जिसमें जीवन की निरर्थकता और तर्कहीनता को दिखाया जाता है। भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकियों में इसके शुरुआती बीज मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी का चरम बिंदु क्या होता है? तो चरम बिंदु वह क्षण है जहां एकांकी की उत्सुकता और संघर्ष अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया पुराना एकांकी के मुख्य
कथानक या विषय वस्तु को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो यह एकांकी के बदलते सामाजिक मूल्यों, पुरानी और नई पीढ़ी की सोच तथा नैतिक आदर्शों के टकराव पर आधारित है। इसमें मुख्य रूप से देवराज, जो पुराने आदर्शों और ईमानदारी का प्रतीक है, और उसकी पत्नी तथा समाज के अन्य लोगों के बीच धन और नैतिकता को लेकर होने वाले संघर्ष को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया पुराना एकांकी में नया और पुराना शब्द किन प्रवृत्तियों या विचारों को रेखांकित करते हैं? तो एकांकी में पुराना शब्द सत्य, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय आदर्शों का प्रतीक है, जिसका प्रतिनिधित्व देवराज करता है। वहीं नया शब्द आधुनिक स्वार्थपरता, भौतिकवाद, सोच, धन लालुपता और किसी भी तरह आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो बदलते समाज की हकीकत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवराज का चरित्र पुराने मूल्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार करता है? तो देवराज एक आदर्शवादी और ईमानदार व्यक्ति है। विपरीत परिस्थितियों और आर्थिक तंगी के बावजूद वह अपनी नैतिकता और सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। दूसरों की अमानत की रक्षा करना और अपनी बात पर अडिग रहना उसके चरित्र की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिली के गहनों को लेकर नया पुराना एकांकी में क्या विवाद उत्पन्न हुआ? तो लिली अपने गहने देवराज के पास सुरक्षित रखने के लिए छोड़ जाती है। बाद में जब उन गहनों की जरूरत पड़ती है या उनके बारे में बात होती है, तो देवराज की पत्नी और समाज के अन्य स्वार्थी लोग उन गहनों की हड़पने या बदल देने की सलाह देते हैं, जिससे देवराज की ईमानदारी की परीक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवराज की पत्नी की सोच देवराज से किस प्रकार भिन्न है? देवराज की पत्नी व्यवहारिक और भौतिकवादी सोच रखती है। वह घर की आर्थिक तंगी से परेशान है, इसलिए वह नैतिक आदर्शों से ज्यादा धन और सुख सुविधाओं को महत्व देती है। वह देवराज की अत्यधिक आदर्शवादिता को अव्यवहारिक मानती है और उसे समय के साथ बदलने की सलाह देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया पुराना एकांकी के माध्यम से उपेंद्र नाथ अशोक ने तत्कालीन समाज के किस अंतर्विरोध को उजागर किया? तो लेखक ने समाज के उस अंतर्विरोध को दिखाया जहाँ एक तरफ लोग ईमानदारी का ढोंग करते हैं, लेकिन अवसर मिलने पर अपनी नैतिकता भूल जाते हैं। समाज में सीधे और सच्चे इंसान को मूर्ख समझा जाता है, जबकि चालाक और स्वार्थी लोगों को सफल माना जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया पुराना एकांकी का चरमोत्कर्ष क्या है? एकांकी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब देवराज के सामने धन का भारी प्रलोभन होता है और उसकी पत्नी व अन्य लोग उस पर दबाव बनाते हैं कि वे अमानत में खयानत कर ले। इस मानसिक और सामाजिक दबाव के बीच देवराज का अपने आदर्शों पर अडिग रहना ही नाटक का सबसे तीखा मोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया पुराना एकांकी की भाषा, शैली और संवादों की क्या विशेषताएं हैं? तो अशोक जी ने इस एकांकी में सरल, स्वाभाविक और बोलचाल की हिंदी भाषा का प्रयोग किया। इसके संवाद अत्यधिक चुटीले और संजीव हैं, जो पात्रों के अंतर्द्वंद और उनके चरित्र की विशेषता को बहुत गहराई से और प्रभावी ढंग से पाठकों के सामने प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया पुराना एकांकी का अंत क्या संदेश देता है? एकांकी का अंत यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो और नया समाज कितना भी भौतिकतावाद क्यों ना हो, अंततः आत्मिक शांति और चरित्र की रक्षा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर ही संभव है। स्वार्थ पर परमार्थ की जीत ही इसका मुख्य संदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षक नया पुराना की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो यह शीर्षक पूरी तरह सार्थक और उद्देश्यपूर्ण है। ये दो युगों की विचारधाराओं के टकराव को बेखूबी समेटे हुए हैं, जहाँ पुराने जीवन मूल्य व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है, वही नया मूल्य केवल बाहरी चमक दमक और स्वार्थ तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमार का इलाज एकांकी का मुख्य उद्देश्य या संदेश क्या है? इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के ढोंग, आपसी टकराव और अंधविश्वास पर व्यंग्य करना है।
लेखक ने यह दिखाया कि कैसे अलग अलग डॉक्टर अपनी पद्धति को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में मरीज की जान जोखिम में डाल देते हैं और अंततः मरीज स्वाभाविक रूप से ही ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांत के चरित्र की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो चंद्रकांत एकांकी का एक प्रमुख पात्र और बीमार विनोद का मेरा भाई या मेजबान है। यह अत्यधिक रूढ़िवादिता, अंधविश्वासी और डॉक्टरों की बातों में जल्दी आने वाला व्यक्ति है। विनोद की बीमारी ठीक करने के लिए वे बिना सोचे समझे एक साथ कई तरह के डॉक्टरों और औजाओं को बुला लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद को क्या बीमारी थी और उसकी इस दशा का मुख्य कारण क्या है? तो विनोद को असल में कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, उसे केवल मामूली बुखार और थकावट थी। उसकी दशा का मुख्य कारण चंद्रकांत के घर के लोगों का अत्यधिक हस्तक्षेप और अलग अलग तरह के इलाज का दबाव था। डॉक्टरों की दवाइयों और बंद कमरे में दम घोटू माहौल ने उसे और परेशान कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी में एलोपैथिक डॉक्टर गुप्ता के माध्यम से किस मानसिकता पर प्रहार किया गया था? तो डॉक्टर गुप्ता के माध्यम से लेखक ने एलोपैथिक डॉक्टर की व्यावसायिकता और अहंकार पर प्रहार किया। वे मरीज की वास्तविक स्थिति को समझे बिना केवल अपनी महंगी दवाइयां, मिकवर और बर्फ की पट्टी बांधने की सलाह देती है और दूसरी चिकित्सा पद्धतियों को पूरी तरह से बकवास और बेकार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित घासीराम विनोद के इलाज के लिए क्या उपाय बताए? पंडित घासीराम रूढ़िवादिता और धार्मिक अंधविश्वास के प्रतीक है। वे विनोद की बीमारी का कारण ग्रहों का दोष, विशेषकर शनि और राहु की दशा बताते हैं। इसके इलाज के लिए वे किसी योग्य पंडित से महामृत्युंजय का पाठ कराने, दान पुण्य करने और टोने टोटके करने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकीम साहब की चिकित्सा पद्धति और उनके व्यवहार पर टिप्पणी कीजिए। हकीम साहब यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आते ही विनोद की नब्ज टटोलते हैं और बीमारी का कारण शरीर में सप्रापित का बढ़ना बताते हैं। यह डॉक्टर गुप्ता की एलोपैथिक दवाओं को जहर बताते हुए विनोद को अपना खमीरा और अरक पीने की हिदायत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद डॉक्टरों और शुभचिंतकों के इलाज से तंग आकर अंत में क्या कदम उठाता है? तो विनोद विभिन्न डॉक्टरों की परस्पर विरोधी दवाओं, बर्फ की पट्टियों और पंडित हकीम के टोटकों से पूरी तरह तंग आ जाता है। जब सब लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं तब यह चुपके से कमरे से भाग जाता है। वह खुली हवा में टहलने निकल जाता है, जिससे उसका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी का अंत किस प्रकार व्यंग्यात्मक और शिक्षाप्रद है? एकांकी का अंत बेहद व्यंग्यात्मक है, जब विनोद बिना किसी दवा के केवल खुली हवा में घूमने से ठीक होकर लौटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी का इलाज शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इस एकांकी का शीर्षक पूर्णतः सार्थक और सटीक है। पूरी कहानी इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि एक मामूली बीमार व्यक्ति का इलाज किस तरह तमाशा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एकांकी के माध्यम से उदय शंकर भट्ट ने घरेलू नुस्खों और अंधविश्वासों के बारे में क्या संदेश दिया? तो लेखक ने संदेश दिया कि बीमारी के समय धैर्य रखना चाहिए और बिना सोचे समझे हर किसी की सलाह या अंधविश्वासों का चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपदान एकांकी की मुख्य कथा वस्तु या पृष्ठभूमि क्या है? तो दीपदान एकांकी की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो चित्तौड़ के इतिहास से जुड़ी है। यह महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद की अराजकता को दर्शाती है। दासी पुत्र बनवीर कपट से सत्ता हथियाना चाहता है और महाराणा के छोटे पुत्र उदय सिंह की हत्या की योजना बनाता है, जिससे पन्ना दाई विफल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना दाई का चरित्र किस मानवीय मूल्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? तो पन्ना दाई का चरित्र अपूर्व त्याग, देशभक्ति और स्वामी भक्ति और कर्तव्य प्राणता या सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। उसने अपने राजवंश और चित्तौड़ के भविष्य कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने इकलौते पुत्र चंदन की बलि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवीर कौन था और उसका उद्देश्य क्या था? तो बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। वह अत्यंत क्रूर, महत्वाकांक्षी और सत्ता का लोभी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एकांकी में दीपदान उत्सव का आयोजन क्यों और किसके द्वारा किया गया था? दीपदान उत्सव का आयोजन बनवीर द्वारा मयूर पक्ष कुंड में किया गया था। यह कोई सामान्य धार्मिक उत्सव नहीं था, बल्कि बनवीर की एक सोची समझी चाल थी। वह चाहता था कि नगर के लोग और सैनिक नाच गाने में व्यस्त रहे, ताकि वे महल में जाकर आसानी से उदय सिंह की हत्या कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना दाई ने कुंवर उदय सिंह को बनवीर के चंगुल से कैसे बचाया? जब पन्ना को बनवीर के षड्यंत्र का पता चला तो उसने महल के कीर्तवारी जूठे पत्तल उठाने वाले की मदद ली। उसने उदय सिंह को पत्तलों की टोकरी में छिपाकर महल से सुरक्षित भिजवा दिया था और उदय सिंह के पलंग पर अपने बेटे चंदन को सुला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन कौन था और एकांकी में अंत में उसका क्या महत्व है? तो चंदन पन्नादाई का इकलौता पुत्र है जो कुंवर सिंह की हम उम्र का था और पन्ना की आंखों के सामने ही उसकी हत्या कर देता है। कौन? बनवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीरतबारी का दीपदान एकांकी में क्या योगदान है? तो कीरतबारी एक साधारण और वफादार सेवक था। उसने संकट की घड़ी में पन्नादाई का साथ दिया। अपनी जान जोखिम में डालकर उसने कुंवर उदय सिंह को झूठे पत्तलों की टोकरी में छिपाया और महल की सीमा से बाहर सुरक्षित स्थान पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना कौन थी और उसने पन्नादाई को कैसे बहल लाने का प्रयास किया? तो सोना रावल स्वरूप सिंह की बेटी और एक अत्यंत चंचल रूपवती नर्तकी थी। वह बनवीर के प्रभाव में थी। वे पन्नादाई के पास आकर कुंवर उदय सिंह को दीपदान उत्सव में नाचने देखने के लिए भेजने का आग्रह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपदान शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो दीपदान शीर्षक अत्यंत प्रतीकात्मक और सार्थक है। बनवीर के लिए दीपदान एक नाच गाने का उत्सव था, जिसके पीछे उसका खनी इरादा था, परंतु पन्नादाई के संदर्भ में उसने बितौड़ के कुल दीपक उदय सिंह को बचाने के लिए अपने जीवन के एकमात्र पुत्र चंदन का दान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एकांकी से पाठकों का क्या मुख्य संदेश मिलता है? तो इसका संदेश मिलता है कि राष्ट्र स्वाभिमान और कर्तव्य का स्थान व्यक्तिगत देव और परिवार से बहुत ऊपर होता है। पन्नादाई का चरित्र सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को अपने नैतिक मूल्य और निष्ठा और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा एकांकी का मुख्य कथ्य या मूल संदेश क्या है? इस एकांकी का मूल संदेश देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम के बीच द्वंद्व को दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी के मुख्य पात्र शेखर का चरित्र चित्रण स्पष्ट कीजिए। तो शेखर इस एकांकी का मुख्य पात्र और एक उच्च कोटि का भावुक कवि है। वह प्रारंभ में छायावाद और सौंदर्य का उपासक है, जो अपनी पत्नी छाया के प्रेम में डूबा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर की रचना भोर का तारा उसके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन लाती है? तो भोर का तारा शेखर की वह महाकाव्य रचना है जो अपनी पत्नी छाया के सौंदर्य और प्रेम से प्रेरित होकर लिखी थी। यह काव्य उसके व्यक्तिगत प्रेम और कलात्मक ऊंचाई का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव कौन है और एकांकी में उसकी क्या भूमिका है? तो माधव शेखर का परम मित्र और तक्षशिला का एक जागरूक नागरिक है। वे एकांकी में राजनीतिक, व्यवहारिक और देशभक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी में छाया के चरित्र की विशेषताएं दिखाइए। तो छाया शेखर की पत्नी और सम्राट स्कंदगुप्त की मंत्री की बेटी है। वह अत्यंत सरल, कोमल और शेखर की काव्य प्रेरणा है। यद्यपि वह शेखर के प्रेम में मगन रहती है, परंतु अंतिम क्षणों में वे एक वीरांगना की भांति शेखर को देश की रक्षा के लिए युद्ध में जाने को सहर्ष अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो भोर का तारा शीर्षक अत्यंत सार्थक है, जिस पर भोर का तारा सुबह होने संकेत देकर स्वयं विलीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूणों के आक्रमण की सूचना मिलने पर शेखर की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो प्रारंभ में शेखर अपनी कविता और छाया के प्रेम में इतना खोया रहता है कि उसे बाहरी दुनिया के संकट का एहसास नहीं होता है, परंतु जब माधव और देवदत्त उसे देश की दुर्दशा और हूणों के अत्याचारों के बारे में बताते हैं तो उसकी सोई हुई देशभक्ति जाग उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी के अंत में शेखर अपनी प्रिय करती भोर का तारा को अग्नि के हवाले क्यों कर देता है? क्योंकि शेखर को एहसास होता है कि जब देश के नागरिक हूणों के अत्याचार से कराह रहे हों
तब सौंदर्य और श्रृंगार की कविता लिखना व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर ने इस एकांकी के माध्यम से कलाकारों को क्या संदेश दिया? तो उन्होंने संदेश दिया कि कलाकारों की कला केवल कल्पना या व्यक्तिगत विलास ही नहीं होनी चाहिए, संकट के समय कला को जन जागृति का माध्यम भी बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा एकांकी का अंत किस प्रकार का है और वे पाठक पर क्या प्रभाव छोड़ता है? एकांकी का अंत अत्यंत भावुक, ओजस्वी और विरल त्याग से परिपूर्ण है। शेखर द्वारा अपनी कृति को जलाना और युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करना पाठक के मन में देशभक्ति, त्याग और कर्तव्य प्रेरणा की तीव्र भावना जगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आदमी एकांकी की मुख्य विषय वस्तु और कथानक क्या है? इस एकांकी में एक रेस्तरां के भीतर अलग अलग विचारधाराओं के बुद्धिजीवियों और कवि, राजनीतिक, दार्शनिक आदि के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है? विषय पर तीखी बहस होती है। नेपोलियन, मार्क्स, गांधी और शेक्सपियर जैसी हस्तियों पर चर्चा के बीच अंत में एक बेहद व्यवहारिक और अप्रत्याशित घटनाक्रम में से असली बड़ा आदमी सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षक सबसे बड़ा आदमी इस एकांकी के लिए कितना उपयुक्त सार्थक है? इस एकांकी का शीर्षक पूर्णतः सटीक और सार्थक है। यह शीर्षक एक गहरा कटाक्ष है। पूरी एकांकी जिससे महानता की खोज में बहस करती है, अंत में उसका समापन एक जेब कतरे की व्यवहारिक मानता पर होता है। यह शीर्षक समाज के झूठे बड़प्पन और वास्तविक चतुर यथार्थ के बीच एक अंतर की पूरी तरह स्पष्ट करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।